हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होते हैं और बेसिकली इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो आपने देखा होगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या कोई भी डिग्री कॉलेज हो, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, ठीक है, कोई भी कॉलेज जहां पर बेसिकली बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर एमए या पीजी कोर्सेज जो है प्रोवाइड करे जाते हैं और इनके लिए जो भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं एज अ टीचर और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको हम बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, जो कि इनकी पढ़ाई बच्चों को कराते हैं। तो यही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं बेसिकली। तो कह सकते हैं कि जितने भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, जितने भी डिग्री कॉलेजेस हो गए, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाने वाले कोर्सेज को जिनके द्वारा पढ़ाया जाता है उन्हीं को हम असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। और ये बहुत अच्छी एक पोजीशन है, कह सकते हैं एक बहुत अच्छा पद है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे स्टार्ट करते हैं कि कौन होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो एग्जामिनेशन होता है, और बेसिकली किस तरीके से ये जो रिक्रूटमेंट होता है किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो थोड़ी सी इसी की जानकारी हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि कहाँ पर बेसिकली ये लोग काम करते हैं। तो डेफिनेटली जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं यही लोग होते हैं जो कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे थोड़ी बात करते हैं किसको लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि योग्यता क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए। उससे पहले देख लेते हैं कौन कंडक्ट कराता है। तो अगर हम यूपी की बात करते हैं, हर स्टेट की अगर बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन होता ही होता है। तो हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी, और कहीं कहीं पर मतलब हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यूपी HESC। ठीक है, यूपी पीएससी हो गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपी HESC हो गया उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। तो इन दोनों के द्वारा जो हायर एजुकेशन की जो वैकेंसीज हैं, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं। और यहाँ पर यूपीएचएससी की बात करें तो एडवर्टीजमेंट 51, ये जो अभी भी जिसके जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं कराए गए हैं किन्हीं किन्हीं वजहों से, तो ये अभी लंबित चल रहा है, मतलब इसके एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि किस बॉडी के द्वारा या किस संस्थान के द्वारा ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसीज जो हैं वो निकाली जाती हैं टाइम टू टाइम। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना योग्य होना चाहिए कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके लिए ये फॉर्म भर सकें या एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। अगर इसकी योग्यता की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो कैंडिडेट है उसके पास बेसिकली मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, वो भी कितना 55%। कैटेगरी वाइज थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि नोटिफिकेशन जब भी आए या आया हो पीछे का, जैसे कि अभी कहा कि यूपीएचएससी जो एडवर्टीजमेंट 51 है इसका नोटिफिकेशन भी आप एक बार देख सकते हैं। उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि कितना परसेंटेज बेसिकली मास्टर्स में कैटेगरी वाइज होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी हो जाती है वो मास्टर से आपका 55% से आपका होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा जो कैंडिडेट है वो नेट सेट स्लेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपके फॉर्म भरने के लिए ये एलिजिबिलिटी है किसी भी कैंडिडेट की, कैंडिडेट नेट किया हुआ हो या स्लेट किया हुआ हो या सेट किया हुआ हो तो फिर वो भर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के लिए। जो भी कैंडिडेट पीएचडी होल्डर्स हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे नेट स्लेट या सेट से, मतलब जिन्होंने भी पीएचडी करी हुई है वो भी एलिजिबल हैं। अगर उन्होंने नेट स्लेट या सेट नहीं करा हुआ है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
एलिजिबल हैं या फॉर्म भर सकते हैं। तो ये होगी इनकी एलिजिबिलिटी। एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है, कई बार देखा गया है कि एक प्रश्न उठता है कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन बीएससी से किया है लेकिन किन्हीं वजहों से उन्होंने बाद में एमए कर लिया या आर्ट स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया या उसको अटेम्प्ट कर लिया, तो या किसी ने अगर बीए किया है तो उसने कुछ और कर लिया, तो जो स्ट्रीम बदल जाती है, क्या इससे ऐसे कैंडिडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो देखा जाए करते हैं बच्चे की, किसी ने अगर बीएससी किया है तो अगर मान लीजिए किन्हीं वजहों से वो बीएससी को ड्रॉप कर करके आगे जो पढ़ाई अपनी करना चाहता है तो वो एमए कर लेता है, मान लीजिए इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में उसने नेक्स्ट एमए कर लिया, तो क्या इंग्लिश का जो कैंडिडेट ये है जिसने कि पीछे इसका जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस का रहा है और उसने एकदम से चेंज कर लिया है अपना पूरा स्ट्रीम चेंज कर लिया, तो क्या वो एलिजिबल होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन में अभी कहीं भी इस तरीके का कुछ भी मेंशन नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीए बीएससी किया है और एमए या पीजी या एमएससी वो किसी अन्य सब्जेक्ट से कर लेते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसके लिए या एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली बस इतनी है कि मास्टर्स में 55% होना चाहिए और नेट सेट या स्लेट होना चाहिए, और जो भी पीएचडी होल्डर्स हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे नेट सेट या स्लेट से, ठीक है। तो ये इसका हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक चीज और है कि सिलेक्शन बेसिकली किस आधार पर होता है या जो रिक्रूटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका देखा जाए तो अधिकार है कि वो अपने तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं इसके रिक्रूटमेंट को या सिलेक्शन प्रोसेस को। तो होता क्या है, दो तरीके से ये चीज देखने को हमें मिलती है। पहला तो ये है कि अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ही हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन को लेकर के कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एक तो हो गया यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसीजर और एक है इनडायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट की, ठीक, और एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट की अगर बात करें तो जो डायरेक्ट है बेसिकली ये जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये अधिकार रखती हैं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लोगों का या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका। इनडायरेक्ट पर अभी हम आते हैं। तो यहाँ पर जो होता है एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी वही है, लेकिन यहाँ पर किसके आधार पर होता है? इंटरव्यू के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर, और प्लस एपीआई स्कोर होता है, ठीक। मतलब यहाँ पर पीएचडी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो रोल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, तो यहाँ पर भी वही मास्टर्स यहाँ पर भी चाहिए, दोनों में मास्टर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मास्टर्स तो है, ये जो 55% की भी बात हो रही थी, प्लस नेट स्लेट है। उसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम होगा, एग्जाम है, और प्लस इंटरव्यू है। इनकी मेरिट के आधार पर बच्चे का या जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट को लेकर के, डायरेक्ट की अगर बात करते हैं तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई तो वो ये अधिकार रखती हैं कि वो डायरेक्ट सिलेक्शन ले सके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कैंडिडेट का। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू और एपीआई स्कोर के आधार पर इनको मार्क्स दिए जाते हैं। एपीआई स्कोर की अगर बात करें तो इसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी। एपीआई स्कोर की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो रिसर्च होता है, रिसर्च वर्क हम बोलें, रिसर्च कहें या यूं कह सकते हैं कि पीएचडी जिन्होंने किया हुआ है उनको प्राथमिकता काफी मिल जाती है, क्योंकि पीएचडी करने के दौरान जो कैंडिडेट होता है वो काफी कुछ एपीआई स्कोर को कवर करने की कोशिश करता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। एपीआई स्कोर के अंतर्गत ये है कि जो रिसर्च स्कॉलर था या जिसने पीएचडी करी हुई है
उसने क्या रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं तो उसके भी अपने मार्क्स होते हैं, बुक पब्लिश कराई हो तो उसके मार्क्स होते हैं, किसी भी बुक में अपना कोई चैप्टर ऐड कराया है या किसी भी किताब की एडिटिंग करी है तो फिर उसके अपना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं उनको, तो वो होता है एपीआई स्कोर। और यूनिवर्सिटी के लेवल पर बेसिकली जो रिसर्च वर्क होता है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये डायरेक्ट प्रोसेसर हो गया जहां पर एपीआई स्कोर को मेंटेन करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली पीएचडी को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है या दिया जाता है। मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स की बात करें और प्लस नेट की बात करें तो वो यहाँ पर भी मैंडेटरी है, यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन पीएचडी वालों को इसलिए चूंकि ये थोड़ा सा आगे हो जाएंगे क्योंकि एपीआई स्कोर को मोस्टली पीएचडी कैंडिडेट ज्यादा बेहतर तरीके से कवर कर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से डायरेक्ट प्रोसेसर। अगर इनडायरेक्ट प्रोसेस पर हम आते हैं तो इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर पीएचडी नहीं है तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कैंडिडेट है वो बनेगा, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर कहीं ना कहीं पीएचडी अपना महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ एपीआई स्कोर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंपली क्या है, एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो चूंकि ये डिफरेंस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो कैंडिडेट होगा वो कहाँ कहाँ जाएंगे, डिग्री कॉलेजेस में जाएंगे। जैसे आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की अगर बात करें तो वैकेंसीज आने की बड़ी संभावना है अभी, तो यहाँ पर जैसे डिग्री कॉलेजेस हो गए या एडेड कॉलेजेस हो गए, वहां पर इस तरीके के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी वालों की मान्यता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उनकी भी मान्यता है, नेट वालों की यहाँ पर भी है, लेकिन जहां पर एपीआई स्कोर महत्ता रखता है तो डेफिनेटली पीएचडी जो होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ज्यादा वैल्यू उनको मिल सकती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ज्यादा पढ़ाने पर फोकस किया जाता है, सिलेबस को कवर कराने पर फोकस किया जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं पीएचडी को उतना ज्यादा नहीं माना जा रहा है, मीनिंग की नेट इज कंपलसरी यहाँ पर भी है, लेकिन एपीआई स्कोर होने की वजह से पीएचडी वाला जो कैंडिडेट होगा डेफिनेटली उसका स्कोर जो नॉन पीएचडी कैंडिडेट है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके प्रोसेस की बात करें कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बेसिकली कैसे काम कर सकते हैं या अपनी जो डिग्रीज हैं उनको कैसे यूजफुल या यूटिलिटी भरा बना सकते हैं, तो इस तरह से वो काम कर सकते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही तरीके से कैंडिडेट जो हैं अपनी डिग्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न जैसे मैंने बताया इसी के आधार पर इस तरीके से, और ये सब जो है ये कंडक्ट कोई बॉडी कराती है, जैसे कि अभी बताया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड उत्तर प्रदेश एससी हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, इनके द्वारा जब ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी तो इस प्रोसेस से इनडायरेक्ट प्रोसेस से कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो ओवरऑल ये इतना था आज के इस छोटे से वीडियो में कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है। एक बार मैं बहुत ही जल्दी से इसको बताना चाहूंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वो जो कि किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। अगर सिलेक्शन की बात आए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आए तो वो कैंडिडेट जो कि नेट स्लेट या सेट कि जो एलिजिबिलिटी एक टेस्ट होता है उसको क्लियर कर चुके हों और मास्टर्स में उनके 55% हों तो वो एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने के लिए। और जो कैंडिडेट पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं नेट स्लेट या सिट एग्जामिनेशन से। तो ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी। उसके अलावा बात करिए इसके सिलेक्शन को लेके तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ही इसमें सिलेक्शन हो सकता है कैंडिडेट का। डायरेक्ट की बात करें तो ये अधिकार जो है वो होता है यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को
वो अपने आधार पर मीनिंग इंटरव्यूज कंडक्ट करा के और एपीआई के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होती हैं कुछ सरकारी संस्थाएं, कह सकते हैं। यूपीपीएससी की बात करी मैंने एंड यूपीएचएससी की बात करी, जो कि वैकेंसीज निकालती है। जहां पर कैंडिडेट्स तादाद में ज्यादा होते हैं वहां पर इस तरीके से वैकेंसीज जो है वो निकाली जाती हैं और एक प्रोसेस के थ्रू किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर। तो ये छोटी सी जानकारी थी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कि कैसे बनते हैं। और उम्मीद है जो लोग भी या जो भी कैंडिडेट चाहते हैं बनना, डेफिनेटली वो मेहनत तो कर ही रहे होंगे। और नेट का एग्जाम री एग्जाम होने की संभावनाएं पूरी तरीके से डेफिनेटली होगा भी, अभी जो कैंसिल हुआ है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम, यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के मीनिंग सब्जेक्ट की बात करें तो एजुकेशन सब्जेक्ट है, होम साइंस है, इन सभी सब्जेक्ट्स में क्लासेस प्रॉपरली प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।